Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, guys. Good morning. तो अब ये तो पूछूंगा नहीं कहाँ थे। सामने स्क्रीन पे देख के पता चल गया होगा कहाँ थे। हम थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वेश्चन नंबर 14, जिसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बोला था रिमेनिंग पार्ट आप लोग कंप्लीट करके आंसर निकालेंगे। तो होपफुली आप लोगों के आंसर्स आ गए होंगे। गुड मॉर्निंग अर्पित। तो चलिए देखते हैं, कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें एक पोर्शन हमारा, एक पार्ट हमारा पेंडिंग है, एंड दैट इज वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना रहेगा। और कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो हम क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा नेट परचेज कितना हुआ था। नेट परचेज जिसमें कैश परचेजेस थी, क्रेडिट परचेजेस थी और परचेज रिटर्न थी। कैश परचेज वाज 10 lakh, credit purchase was also 50 lakh, and purchase return was 10 lakh। नेट परचेज हमारा हमने लिया था 50 लाख। और आप चाहें तो ये नेट परचेज डायरेक्टली भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ड्राइंग भी था ना इसमें हमारे पास। एक मिनट, क्वेश्चन खोल लेते हैं वापस। क्वेश्चन में ड्राइंग का इंफॉर्मेशन, लेट मी चेक। पर्सनल ड्राइंग अमाउंटेड टू 2 lakh, of which 1,20,000 was in cash। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये 2 लाख की जो ड्राइंग हुई है, इस ड्राइंग में 1,20,000 तो कैश में है और बाकी 80,000 किस फॉर्म में है। तो स्टॉक में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये स्टॉक में है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हमारी अजम्पशन काम करेगी कि ये जो 80,000 का विड्रॉल हुआ है, दैट विड्रॉल इज इन फॉर्म ऑफ स्टॉक और थ्रू चेक। तो वो अजम्पशन हमें यहाँ लेना पड़ेगा। तो आई एम टेकिंग अजम्पशन कि दिस 80,000 ड्रॉइंग इज इन फॉर्म ऑफ चेक। तो ये बैंक से विड्रॉल हुआ है 80,000 रुपीज। तो हमने जो बैंक अकाउंट बनाया है, उस बैंक अकाउंट पे चलिए और वहां ड्राइंग में 80,000 बैंक में लिख दीजिए। 80,000 का ड्राइंग बैंक में लिख दीजिएगा। सेल्स बोलेंगे। सेल्स जो हमारे पास थी उसमें कैश सेल्स है 10 लाख, और क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स 50 लाख। तो टोटल नेट सेल हमारे पास आ रही है 50 लाख रुपीस की। कहाँ चले जाते हो यार।
अब जो 52 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस की आपकी नेट सेल है, इस 50 लाख रुपीस की नेट सेल्स में हमें लेना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नॉट द सेल्स अमाउंट, क्योंकि सेल्स जो होता है वो सेलिंग प्राइस पे है और हम स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें उसे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टॉक पे कॉस्ट पे कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट दे रखी है, बिल्कुल कॉस्ट दे रखी है सर हमें यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चेक करिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। कैश 8 लाख, कैश 8 लाख, नीचे ऊपर कुछ भी नहीं वो आप लिख लो, कैश 8 लाख, और क्रेडिट सेल कितना है 32 लाख, लेकिन उस 32 लाख में से 20% रिटर्न आ गया है, उस 32 लाख में से 20% रिटर्न आ गया है, तो ये हो गया आपका रिमेनिंग अमाउंट 25,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल मिला के हो गई हमारी 33,60,000। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा? नील। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ रहा है 16,40,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 16 लाख, विच एवर इज लेस, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 16 लाख, या क्लोजिंग स्टॉक विल बी 16 लाख। ये बात समझ में आ गया? कैश सेल्स था हमारा, कैश सेल्स था हमारा 8 लाख रुपए और क्रेडिट सेल्स था 32 लाख, लेकिन क्रेडिट सेल्स में से 32 लाख की क्रेडिट सेल में से 20% सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, यहाँ सेल्स में से सेल्स रिटर्न, तो आर क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, यहाँ सेल वैल्यू नहीं लेना है आपको, उसका कॉस्ट प्राइस लेना है, दैट इज 33,60,000 माइनस किया तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 16,40,000, बट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हम लेने वाले हैं वो मार्केट वैल्यू लेने वाले हैं, बिकॉज विच एवर इज लोअर पे हम चलते हैं। इज इट क्लियर? करेक्ट है। चलिए 16 लाख क्लोजिंग स्टॉक को लेके चलेंगे ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 16 लाख और ट्रेडिंग के अंदर भी क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे हम 16 लाख रुपीस। नहीं होगी, बैंक मान लिया ना हमने, ठीक है। सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गया, जीपी निकाल दो फटाफट। 16 लाख इज आर जीपी, जीपी नीचे ले लेते हैं 16 लाख रुपीस। अब पहले एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को चेक कर लेते हैं और अकाउंट्स क्लोज करते हैं एक एक करके, सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे एक एक करके। डेटर, डेटर के पहले बीआर, बीआर में कुछ मिसिंग, बीआर में कुछ मिसिंग, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, तो बीआर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए। $62,500। ओके, बीआर का क्लोजिंग बैलेंस 62,500, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीआर मिल गया हमें 62,500 बैलेंसिंग फिगर। 62,500 बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर बीआर ले लेते हैं 62,500 और जैसे 62,500 बीआर रखते हो, अभी बीआर रख दो, एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे, एडजस्टमेंट सारा लास्ट में करते हैं अभी एक साथ। बीआर कंप्लीट। डेटर्स, डेटर का अकाउंट क्लोज करें, इसमें भी बैलेंस मिसिंग है तो सिर्फ बैलेंस निकालना है, डेटर का अकाउंट फटाफट टोटल बताएं। 58,75,000 और 9,37,500 अमाउंट ऑफ डेटर्स। 9,37,500 इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स। 9,37,500 बैलेंस आ गया डेटर्स का। कहां ले चले? बैलेंस शीट में लेके चलते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में डेटर्स
9,37,500 एडजस्टमेंट्स हैं, विल डू इट। डेटर्स कंप्लीट, बीआर कंप्लीट, बिल्स पेबल पे आ जाइए और बिल्स पेबल का भी बैलेंस ही मिसिंग है, बैलेंस निकाल दीजिए। 3,12,500 बिल्स पेबल का बैलेंसिंग फिगर 3,12,500। क्रेडिटर्स का भी बैलेंस निकाल देते हैं 13,75,000। अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट इज 57,50,000। ये बैलेंसेस तो निकाल ही लिए होंगे हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हो गया आपका क्रेडिटर का बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर ऑफ क्रेडिटर एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ बिल्स पेबल दोनों को लाइबिलिटी में पहुंचा देते हैं। बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है आपका 13,75,000 एंड बिल्स पेबल है हमारा 3,12,500। यहां तक सब क्लियर? डेटर, बीआर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल ऑल आर क्लोज्ड। बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यदि हमारे पास है तो उसको एक बार चेक करके आ जाते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आउटस्टैंडिंग है सर ईयर एंड पे। बिजनेस एक्सपेंसेस वर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और बिजनेस एक्सपेंसेस 1,60,000 of which 40,000 were outstanding at the end and 48,000 were paid by check। तो बिजनेस एक्सपेंसेस में आपके पास डिटेल बिल्कुल क्लियर है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 72,000 रुपीज कैश में पेमेंट दैट वी हैव टेकन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस फटाफट, कैश एंड बैंक क्लोज, कैश एंड बैंक। क्या मिसिंग है? क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस नील। क्यों? क्योंकि जो भी कैश बॉक्स में बचा था सारा कैशियर लेके निकल लिया, तो वो हमारे लिए क्या है? लॉस। तो हम उस कैश को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग 40, यस टू बी करेक्ट, आउटस्टैंडिंग 40। बैंक बैलेंस निकालो, कैश बैलेंस निकालो। कैलकुलेट कर लिया है तो जल्दी से बताइए कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। बैंक बैलेंस करेक्ट 6,90,750 टोटल है बैंक का। 18,18,750, 18,18,750 बैलेंसिंग फिगर बैंक में हमें मिल गया 690,750। करेक्ट, वेरी गुड। कैश का बैलेंस आ रहा है 6,95,500 बट ये लॉस में चला जाएगा 6,95,500 क्योंकि सारा का सारा कैश एम्बेल्स्ड हो चुका है, चोरी हो चुका है, कैशियर लेके भाग चुका है। तो हम इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। टोटल ऑफ कैश इज 36.5 लाख। इज इट क्लियर? दोनों क्लियर? चलो पहुंचा दें इनको इनकी जगह पे। तो कैश वाला जो अमाउंट है वो पीएनएल के डेबिट में और बैंक का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट की असेट में। बैंक बैलेंस शीट की असेट में 6,90,750 एंड कैश पीएनएल के डेबिट साइड में कैश एम्बेल्समेंट लॉस 6,95,000। इतना बड़ा अमाउंट लेके निकल लिया यार। 6,95,500 ये लॉस है पीएनएल के डेबिट में। क्या बचा? कैश बैंक खत्म, डेटा क्रेडिटर खत्म, बीआरबीपी खत्म, क्लोजिंग स्टॉक खत्म। सारे अकाउंट्स हमने बैलेंस कर दिए हैं। ये पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकालने से पहले दो एडजस्ट दिए हैं, वो एडजस्टमेंट्स परफॉर्म कर लेते हैं। डेटर पे प्रोविजन बनाना है, असेट्स पे डिप्रीशिएशन लगाना है। ठीक है, देखिए क्या है। असेट्स पे 10% डिप्रीशिएशन और प्रोविजन 10%, 10% का। डेटर पे प्रोविजन 10%, 93,750।
और बीआर पे भी प्रोविजन 10% और असेट्स पे 10% डेप्रीसिएशन। 9,37,500 माइनस प्रोविजन, ऑल गुड। और ये तीनों अमाउंट, दोनों प्रोविजन और डेप्रीशिएशन, पी एंड एल के डेबिट में ले जाते हैं। क्लियर है ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 93750, प्रोविजन फॉर बी आर 6250, डेप्रीशिएशन 80,000। अब बताओ प्रॉफिट क्या आ रहा है? थ्री एट 3250, 3,83,250 प्रॉफिट, 3,82,350 प्रॉफिट। प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल अमाउंट, और बैलेंस शीट का फाइनल टोटल। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक बार मैं सारे स्टेटमेंट्स आपको शो कर देता हूं। इट्स योर ट्रेडिंग पी एंड एल। बैलेंस शीट, ठीक है। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ओके। और डेटर्स, बी आर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। तो ये एक और डिटेल क्वेश्चन हमारे पास था। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और मिलते रहेंगे जिन्हें आपको करना है कोशिश। लेकिन अभी चलते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन पे जो हम बीच में स्किप करके चले थे। पहले हम ये पॉइंट समझें, फिर वहां पे आएंगे। कैश चोरी। यहां तो पता था कि जितना भी कैश हमारी कैश बुक में है, कैश बॉक्स में है, सारा चोरी हो गया। ऐसे कैश एम्बेल्समेंट यदि हमारे पास होती है, कैश का चोरी हमारे पास होता है, तो एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले, जो कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो तो रोज शाम को अपना कैश बैलेंस मेंटेन मैनेज करके जाते होंगे, क्योंकि कैश बुक वो रोज बनाते हैं।
एंट्री करते हैं, बैलेंस निकाल के चेक कर सकते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वालों को यदि कैश की चोरी हुई है और शक हुआ है कि कैश चोरी हुआ है, तो कैश एम्बेल्समेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या करेंगे? कैश बुक बनाएंगे सर। कैश बुक में कितना बैलेंस होना चाहिए और एक्चुअली कैश में कितना आपके कैश बॉक्स में कैश रखा है, डिफरेंस विल बी कैश एम्बेल्स्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक किया था हमने? 10 11 नहीं किया है। 8 भी, 8 9 10 11 नहीं किया। 8 के पहले चलिए इनको चेक कर लेते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। कुछ डिफरेंट, कुछ नया। Ravi does not maintain his books of accounts under the double entry system, but keeps slips of papers from which he makes up his annual accounts. He has borrowed money from a bank to whom he has to render figure of profit every year. He has given the bank the following profit figure. बुक्स नहीं मेंटेन करते, लेकिन बैंक को हर साल प्रॉफिट फिगर उनको देना पड़ता है। बैंक को प्रॉफिट फिगर देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने लोन लिया है और उन्होंने बैंक को लास्ट 5 ईयर में ये अपना 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 प्रॉफिट फिगर सबमिट किया है। द बैंक अपॉइंट्स यू टू ऑडिट द स्टेटमेंट्स। बैंक ने आपको स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट कर दिया कि भैया हमें रवि पे विश्वास नहीं है, रवि ने 5 साल से ये प्रॉफिट फिगर दिया है, रवि के पास फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, तो आप जाइए और चेक करके बताइए कि क्या उसने ये जो प्रॉफिट सबमिट किया है वो करेक्ट है या नहीं। प्रॉफिट रिपोर्टेड आर करेक्ट और नॉट। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग फिगर्स आर मेड अवेलेबल टू यू। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेटा रिलेटेड, अदर इंफॉर्मेशंस। इन सारी इंफॉर्मेशन से हम रवि का प्रॉफिट निकालेंगे। इंफॉर्मेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। पोजीशन इज ऑन 31 मार्च 12, 31 मार्च 12 यानी ये जो फर्स्ट ईयर दिया है 13 का, इससे भी प्रीवियस ईयर की पोजीशन हमें दी हुई है, तो इट इज बेसिकली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 13। ये 2013 ईयर एंड का ओपनिंग बैलेंस है। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर के ईयर एंड में हमें 31 दिसंबर 12 की इंफॉर्मेशन दी है, तो इट इज बेसिकली द ओपनिंग वैल्यूज एज ऑन 2013। डेटर्स कितने थे? स्टॉक इन ट्रेड एट 95% ऑफ कॉस्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस ड्यू। Then he borrowed 5,000 from his wife on 30th September, on which he had agreed to pay simple interest at the rate of 12%. कब borrow किया उसने? 30th September 2012 को borrow किया। The loan was repaid along with interest on 31st March 2014. उसने वो लोन रीपे कर दिया है 31 मार्च 2014 का, मतलब उसने टोटल यहां से लेके यहां तक कितना इंटरेस्ट पे किया होगा वो हमें मिल जाएगा। In December 2013, he had advanced 8,000 to Raghu for purchase of a vacant land. The property was registered in March 15 after payment of balance consideration of 32,000 and cost of registration incurred were, तो मतलब प्रॉपर्टी का अमाउंट टोटल ये तीनों मिला के हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कॉस्ट हो गई एडवांस प्लस 32,000 प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, 47,500 प्रॉपर्टी खरीदी उसने। रवि परचेज ज्वेलरी फॉर 15,000 फॉर हिज डॉटर इन अक्टूबर 15, मैरिज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जनवरी 16,
ये दोनों उसके ड्राइंग्स हो गए। A new DVD player was purchased by him in March 17 for 18,000 and presented by him to his friend in November 17. ये भी ड्राइंग्स है, तो ये भी ड्राइंग्स हो गई। डीवीडी प्लेयर खरीदा और अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया। His annual household expenses amount to a minimum of 24,000. ये भी ड्राइंग हो गई। 5 साल 24,000 हर साल, एनुअल है, एनुअल हर साल कर रहा है ड्राइंग। The position of the assets and liabilities as on 31st December 2017. 31st December 2017 क्या पोजीशन थी उसकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज की? अभी 31st December 2000। सर यहां देखें तो ये लास्ट वाला, मतलब हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस 13 के दिए हुए हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस 17 के दिए हुए हैं, और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द 4 ईयर पीरियड दिया हुआ है बीच का। 4 ईयर पीरियड 13 एंड से 17 एंड तक का 4 ईयर पीरियड का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। तो अब यहां पे मैं हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअल ईयर के क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंसेस निकालने का कोई ज्यादा डिटेल सोर्स नहीं है। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को एक 4 साल पीरियड का क्वेश्चन मानेंगे। हम इस पूरे क्वेश्चन को एक 4 साल पीरियड का क्वेश्चन मानेंगे और वहां से लेके यहां तक के सारे ट्रांजैक्शंस को उठा लेंगे। 1 अप्रैल 13 स्टार्टिंग हो गया, 1 जनवरी 13, 1 जनवरी 13 हमारे लिए स्टार्टिंग हो गया, और 31 दिसंबर 17 हमारे लिए 17 5 इयर्स। ये 5 इयर्स का कंसोलिडेटेड पीरियड हमारे लिए एक तरह से हमारा एक साल, जो जनवरी 13 से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर 17 में खत्म हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड ड्राइंग एडजस्टेड कैपिटल मेथड पढ़ा है हमने, लेकिन अब हम हर साल की कैपिटल, हर साल का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं। हम क्या कर पा रहे हैं? हम कंसोलिडेटेड 5 साल का टोटल प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, फाइन, यहां तक बात समझ में आ गई? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? हम 5 साल का कंसोलिडेटेड ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो 5 साल पहले यानी 1 जनवरी 13 1 जनवरी 13 की कैपिटल मालूम करेंगे, 31 दिसंबर 17 कैपिटल मालूम करेंगे। ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड उसने कितना ऐड किया एडिशनल कैपिटल, और उसने कितना विड्रॉ किया ड्रॉइंग, उसे एडजस्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग 5 ईयर पीरियड उसका टोटल प्रॉफिट क्या रहा वो हमें पता चल जाएगा। गॉट इट? ओके, क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन सारी उस चीज के लिए थी। नाउ ये हमारी पोजीशन सारी है, उन्होंने हमें दे दिया। दिसंबर 17 का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया यहां तक। नाउ यहां से इसको रीड करें। इट इज फाउंड that the rate of profit has been uniform throughout the period and the proportion of sales during the year to sales, total sales for the period is 34468। क्या कहना चाह रहा है सर? ये कहना चाह रहा है सेल्स पे जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं थ्रू द पीरियड सेम है हमारा सर। इन शॉर्ट यू कैन से क्या जीपी रेट या एनपी रेट इज रिमेन सेम। 5 साल में हर साल हमारा सेल्स प्रॉफिट परसेंटेज सेम था, तो हर साल जितनी सेल्स हुई उस पे रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है। लेकिन सर हर साल की सेल्स तो दी हुई नहीं है, तो मैं कैसे मालूम करूं? तो सर सेल्स जो हुई है उस सेल्स का रेशो दे दिया कि व्हाटएवर सेल्स इज देयर दैट इज इन दिस रेशो। यदि सेल्स इस रेशो में हुई है तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में हुआ होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो सेल्स पे, sales is in this ratio then definitely profit will be in this ratio। अब बात समझ में आ गई सर? 5 ईयर का उस रेशो में उस 5 प्रॉफिट को 5 साल में डिवाइड कर देंगे, और 5 साल के उसके प्रॉफिट फिगर्स बैंक को जो उसने दिए वो यहां लिखे हुए हैं, इनके बीच में हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, जो कि ये करना चाह रहा है। ascertain the annual profit, indicate differences if any those reported bank to bank earlier।
ऑल वर्किंग आर फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन एडजस्टेड कैपिटल का ही है, क्वेश्चन हमारे फर्स्ट मेथड का ही है, लेकिन उस एडजस्टेड कैपिटल मेथड में हमें इतनी टेक्निकलिटी डाल दिया गया। चीज समझ में आ गई? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं पहले, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो हमें क्या बनाना रहेगा? एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग का, और दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद दो कैपिटल आ जाएंगी, और उन दोनों कैपिटल से बनाएंगे हम एडजस्टेड कैपिटल का स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव। एक सेकेंड, लेट मी ट्राई कि हम इसमें सॉल्यूशन को सामने रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वी आर ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फाइन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक साथ बना रहा हूं। चलिए, ये हो गया आपका 1 जनवरी 13 एंड 31 दिसंबर 17। 1 जनवरी 13, 31 दिसंबर 17। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उन इंफॉर्मेशन को यहाँ लेते चलेंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? पहले ओपनिंग की देखते हैं। डेटर्स, स्टॉक, कैश, बैंक। तो मेन तो 4 हो गया, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक। कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक। ठीक है, क्या क्या अमाउंट है? कैश बैंक साथ में ही है, चलिए 12,600। कैश एंड बैंक 12,600। 12,600। डेटर्स 30, 20,000 डेटर्स। लेकिन स्टॉक जो 50,000 दिया है वो 50,000 का स्टॉक 95% पे दिया हुआ है।
स्टॉक दिया हुआ है 47,500 एंड इट इज एट 95%, लेकिन हमें 100% पे लेना है। तो आप क्या करोगे, 47,500 को 95% से डिवाइड करोगे। तो 47,500 डिवाइडेड बाय 95%, 50,000 रुपीज का आपका स्टॉक आएगा। तो स्टॉक लेंगे 50,000 रुपीज। देन वी हैव क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन है 6,000 और एक्सपेंसेस ड्यू 1,600। 6,000 क्रेडिटर्स, expenses due 1,600, ठीक है। एंड यहीं पे हमने एक लोन भी लिया है वाइफ सर, तो लोन फ्रॉम वाइफ 5,000 का हमने वाइफ से लोन लिया हुआ है। और इस लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया है नहीं, क्या चेक कर लेते हैं। आइए यहाँ पे देखें, लोन कब लिया है। लोन लिया था उसने सितंबर 12 में, लोन लिया था सितंबर 12 में। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 12 या 1 जनवरी 13। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट नहीं दिया उसने। वाइफ से लोन लिया, वाइफ को इंटरेस्ट कौन ही देता है। उसने लोन रिपे किया अलोंग इंटरेस्ट सीधा मार्च 14 में जाके। शीट बना रहे हो, इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000 रुपीज पे 3 मंथ्स 12% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। 5,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 4, 150 रुपीज का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बताएं यहां तक, कोई भी डाउट हो तो बताएं यहां तक। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंसेस पे आ जाते हैं। ये सारी हमारी ओपनिंग बैलेंसेस आ गई। क्लोजिंग बैलेंसेस देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। और क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ बिल्कुल नीचे दिए हुए थे। हियर वी गो। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 लाइबिलिटी, क्रेडिटर 10,000, एक्सपेंसेस पेबल 600। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल, परफेक्ट। तीनों लाइबिलिटी में ले लेते हैं। क्रेडिटर 10,000, एक्सपेंसेस पेबल 600, लोन खत्म, इंटरेस्ट खत्म, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। फिर देखते हैं और क्या है। देन डेटर्स 28,800 और इसमें से 600 इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब वो बेड डेट हो गई है सर हमारी। तो 600 माइनस हो जाएगा। मार्केट वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड 125% ऑफ द कॉस्ट। तो यहां पे अब वैल्यूएशन कॉस्ट का 125% वापस किस पे लेके आओगे, 100 पे। कैश 250, ये 3 असेट्स है हमारे पास। तो डेटर्स कितना आया, 28,200, स्टॉक 48,000 एंड कैश 250। इज देयर एनी अदर असेट और लाइबिलिटी? नो। तो दोनों बैलेंस शीट्स हमारी रेडी हैं। अब आप करेंगे बैलेंस कैपिटल। अच्छा हाँ, असेट्स में एक लैंड भी तो परचेज किया था। कब खरीदा है लैंड? Where is the information of land? In December 13, he had advanced 8,000 to Raghu for purchase of a vacant land. The property was registered in March 2015. After payment of the balance consideration, cost of registration incurred were 7,500. ये जो उसने लैंड या प्रॉपर्टी परचेज की है,
ये प्रॉपर्टी क्या बिजनेस के लिए खरीदी है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ इसका अजम्पशन लेना पड़ेगा हमें। तो जो भी अजम्पशन लेना चाहें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ले लेते हैं कि ये उसकी ड्राइंग है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। अभी सामने होता तो हम पूछ लेते कि भाई पर्सनल है या दुकान की है। अभी सामने नहीं है तो हम मान लेते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी है और छोड़ देते हैं इस लैंड को, ड्राइंग्स में डाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर बताओ। $76,450। और बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 53,850 एंड 69,850। चलिए, इस पूरे स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलिए। ऑल गुड? इज इट क्लियर? कैपिटल आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग। अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, और यहां क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है? 31st December 17। 31st December 17 क्लोजिंग कैपिटल वॉज 53,850। 53,850। इसमें हम क्या करते हैं? ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, तो यहां हमारे पास ड्राइंग्स बहुत सारी हैं, तो ड्राइंग्स को यहाँ पे चेक करें, एक एक चीज को लेके चले। सबसे पहले तो परचेज ऑफ लैंड। लैंड का अमाउंट टोटल ले लेते हैं यहाँ पे। 8,000 एडवांस, 32,000 फुल पेमेंट, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 7,500, 47,500। सेकेंड, ज्वेलरी। ज्वेलरी उसने खरीदा 15,000 और 24,000 का, 39,000 का ज्वेलरी। फिर उसने एक डीवीडी प्लेयर खरीदा था जो दोस्त को गिफ्ट कर दिया, 18,000 रुपीज का, है ना। और फिर उसने कैश विड्रॉल किया 24,000 पर ईयर, 5 ईयर्स तक, 1,20,000 रुपीज। तो उसकी लास्ट 5 ईयर्स में टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कम्स 2,24,000। क्या बात कर रहे हो? कमाया होगा ना, इतना क्या निकल लिया? कमाया होगा, उसी में से निकाला होगा, तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, लेस एडिशनल कैपिटल भी है क्या? कहाँ है? नहीं है। ओपनिंग कैपिटल यानी 1st January 13, एंड दैट वाज 69,850। चलो जी, प्रॉफिट आ गया। हिज प्रॉफिट 2,08,500 ऑफ 5 ईयर्स। बताइए, इस
वर्किंग नोट के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ कोई समस्या? क्लियर है ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सभी को? ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्या करना है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट रिपोर्टेड और एनुअल प्रॉफिट, है ना? द स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट। यहां तो आ गया ईयर एंड रेशो, एनुअल प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट और डिफरेंस। 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16 and 31 December 17। रेशो है 34468। Ratio is 34468. His total profit was 2,08,500। इस टोटल प्रॉफिट को 34468 के रेशो में डिवाइड कर दें। द टोटल ऑफ रेशो इज 25। तो 2,08,500 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गया प्रॉफिट डिवाइड इन द रेशियो ऑफ गिवन सेल्स। नाउ पिक द रिपोर्टेड प्रॉफिट। बैंक को उसने क्या प्रॉफिट रिपोर्ट किया? अब उसका रिपोर्टेड प्रॉफिट ये हमारे पास गिवन है 20,000, 32,000, 35,000, 48,000, 55,000। ये रिपोर्टेड प्रॉफिट है। तो लेट्स ड्रॉ द रिपोर्टेड प्रॉफिट। 20, 32, 35, 48 and 55। टोटल रिपोर्टेड प्रॉफिट 1,90,000। बैंक को उसने 1,90,000 का ही प्रॉफिट रिपोर्ट किया, बट ठीक है, तो वो बैंक के गुड बुक में ही रहेगा। कम प्रॉफिट रिपोर्ट किया, बल्कि एक्चुअली उसका प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब बैंक ज्यादा सेफ है। यदि यही प्रॉफिट वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता तो नेगेटिव होता, क्योंकि वो टैक्स चोरी कर रहा है, लेकिन बैंक को रिपोर्ट किया है। चलिए डिफरेंस बता देते हैं, कुछ भी खास बात नहीं बची अभी हमारे पास। टोटल डिफरेंस 18,500 और ये हो गया आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। सो अ डिफरेंट वन,
वैरायटी हमें सारा कवर करना है, क्या आता है क्या नहीं आता उस पर चर्चा नहीं करेंगे पूरा। एक बार एग्जाम में यदि कोई नया क्वेश्चन आए तो झटके ना लगे। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो क्या होता, सीधा बिना किए हुए छोड़ देते, समझ में नहीं आई करना क्या है। तो थोड़ा सा हमें उस चीज को समझना है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली ओके टू यू ऑल। कोई शक, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है? फाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 9, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें। क्वेश्चन 9 अपनी अपनी बुक्स में से। नंबर 9 रीड करें। Mr. H had 1,65,000 in bank account as on 1st January 17. When he started his business, he closed his accounts on 31st March 18. His single entry books, in which he did not maintain any account for the bank, shows his position as follows. Good. Cash in hand, opening closing, stock opening closing, debtors opening closing, creditor opening closing. क्या करेंगे सर, इससे हम बना लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फाइन। ऑन एंड फ्रॉम 1st Feb 2017, okay, he began drawing 385 per month for his personal expenses from the cash box of the business. His account with the bank had the following entries. एक फरवरी 2017 से उसने हर महीने 385 रुपीज ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया था, और वो भी कैश बॉक्स से, कैश में से। फॉलोइंग बैंक ट्रांजेक्शंस डिपॉजिटेड 1st January 17, 1,65,000, ये है यहाँ पे। देन विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर एंड further deposit and withdrawal during the year. The bank withdrawal and deposit given है. The above withdrawals includes payment by check of 1,10,000 and 33,000 respectively during the period from January 17 to March 17 and from 1st April 17 to 31st March 18 respectively for the purchase of machineries for the business. The deposits after 1st January 17 consisted wholly of sale price received from the customer by check. Draw up Mr. X's statement of affairs respectively and work out his profit and loss for the period. So I don't think कि ज़्यादा complicated part है, आराम से सोचें, solution का layout mind में डिजाइन करें, कैसे चलेंगे, क्या क्या करेंगे, and then statement draw करेंगे। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और सोचना चाहिए इसमें हमें? बिल्कुल बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं लगेगी मुझे, देखते हैं क्या होता है, बना लेंगे। लेकिन कुछ और देखिए, कोई और की पॉइंट दैट यू आर मिसिंग, why it is needed? Sales, why it is needed? You are supposed to calculate profit. अरे तो काय को चाहिए तुमको परचेज और सेल? क्या करोगे परचेज और सेल का बाबा? इधर स्टॉक दिया है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया है, तो उसमें परचेज सेल किस काम आता है? बोलो, परचेज सेल किसी काम आता है क्या?
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, कैपिटल निकालना है और डिफरेंस निकालना है, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर क्या ही गड़बड़ है? फिर भी आई एम सेइंग यू आर मिसिंग समथिंग। व्हाट यू आर मिसिंग? थिंक अबाउट इट। सोचो। भाई आप लोगों को भी आ रहा है कुछ दिमाग में, कुछ सोचने में कि कुछ ऐसा कोई यूनिक पॉइंट इस क्वेश्चन का? मिल रहा? किसी को? किसी को नहीं मिला? बिजनेस स्टार्ट कब किया था? January 17। बैलेंस शीट कब का है? March 17 एंड March 18। प्रॉफिट कौन से पीरियड का निकालना है? इस पीरियड का। लेकिन इंफॉर्मेशन इस पीरियड की भी तो है आपके पास। कुछ फरवरी से शुरू हो रही है, कुछ जनवरी से शुरू हो रही है, कुछ जनवरी से मार्च तक की है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन विल बी इन टू पार्ट्स। एक अकाउंटिंग पीरियड आप निकालेंगे January 17 से March 17, 3 मंथ का। एंड देन March 17 के बाद April 17 से March 18, पूरा 1 ईयर। तो आपके पास 2 पीरियड के प्रॉफिट आएंगे। एक 3 मंथ का अलग कैलकुलेशन होगा और 12 मंथ का अलग कैलकुलेशन होगा। एक कंसोलिडेटेड 15 मंथ पीरियड हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं? एक सेकेंड। बात समझ में आई? तो हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जनवरी टू मार्च एंड देन अगेन अप्रैल टू दिसंबर। स्टेट हाँ, अप्रैल टू मार्च। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो 2 ही बनेंगे, क्योंकि January 17 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो स्टार्ट ऑफ बिजनेस का डे है। उस दिन कितना उसके पास कैपिटल था, दैट वी हैव। समझे? शुरू करो। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। March 17, March 18। क्या है?
यस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फटाफट से बोलो। बना लिया होगा ना? बिल्कुल बना लिया होगा। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 9, सो हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 9। कहाँ गए भाई? नहीं नहीं, चलो तो फिर बना ही लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 9 में कैश, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। कैश 1100 and 1650, 10450 and 15950, 550 and 1100, creditors 2750 and 1650, और और कुछ है? और कुछ है, बिल्कुल है, बैंक आ गया। बैंक ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बैंक निकालना है हमें, तो बैंक के वर्किंग नोट्स आपको देखने पड़ेंगे। बैंक बैलेंस चाहिए बस, बाकी तो आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल। हाँ, वो सब देखना पड़ेगा। तो मशीन भी खरीदी है। मशीन कितने की है मशीन? नहीं, मशीन में जाके देखो आप। लेट्स सी मशीन, कौन सी फाइल में था नोट्स? मिसप्लेस हो गया क्या? मशीन के लिए क्या बोला है, पढ़ो। फर्स्ट अप्रैल to 31st respectively for the purchase of machine for the business 1,10,000 and 33,000। 1,10,000 उसने जनवरी 17 से मार्च 17 के बीच में दिया है, और 33,000 उसने अप्रैल 17 से मार्च 18 के बीच में दिया है। तो जो 31 मार्च 17 को आपके पास मशीन था 1,10,000 ओनली, और फिर ड्यूरिंग द ईयर 33,000 का मशीन और परचेज हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास मशीन 1,10,000 आएगा, और यहाँ 1,43,000 आएगा। 1,10,000 एंड 1,43,000 वापस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। 1,10,000 एंड 33,000 रिस्पेक्टिवली फॉर परचेज ऑफ मशीन, बट इस मशीन की परचेज में ये 1,10,000 है, ये मार्च 13 से पहले का है, मार्च 17 से पहले का है, और 33,000 हमने पे किया है वो ड्यूरिंग 17-18 पे किया है। तो मार्च 17 को जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन है वो 1,10,000 रहेगा, और 33,000 का एडिशन हो जाएगा। बैंक बैलेंस के लिए हम बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि बैंक बैलेंस में क्या कंडीशन है, बैंक बैलेंस की पोजीशन क्या है। तो यहां समझेंगे बैंक बैलेंस के लिए सबसे मेन चीज इस क्वेश्चन का सिर्फ बैंक बैलेंस है। हमारे पास बैंक बैलेंस था 1,65,000 फर्स्ट अप्रैल, 1 जनवरी 17, है ना? तो मैं बैंक का सिर्फ डिपॉजिट विड्रॉल बनाता हूं, वर्किंग नोट फॉर बैंक, ठीक है। डिपॉजिट, विड्रॉ एंड बैलेंस। 1 जनवरी 17 डिपॉजिट 1,65,000, ठीक है। अब उसके बाद 1,65,000 इसी दिन का आपका बैलेंस भी हो गया। अब और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसको रीड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जनवरी 17 से मार्च 17 के बीच में विड्रॉल है 1,22,650,
ये जो 1,22,650 का विड्रॉल है ये जनवरी 17 से मार्च 17 के बीच का है। तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी 17 टू 31 मार्च 17 विड्रॉल 1,22,650, योर बैलेंस विल बी 40,000 42,350। ये बैलेंस आ गया। दिस बैलेंस इज ऑन 31 मार्च 17। तो 31 मार्च 17 की जो बैलेंस शीट है इसमें ये बैलेंस रख देंगे हम 42,350। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या डेवलपमेंट हुए बैंक के अंदर? इसके बाद फिर क्या डेवलपमेंट हुए बैंक के अंदर? सर इसके बाद बैंक के अंदर दो अमाउंट और दिए हैं ड्यूरिंग द पीरियड की, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो ये और डाल देते हैं। ये है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। योर डिपॉजिट विल बी ऑफ डिपॉजिट वाज 126,500 एंड योर विड्रॉल वाज ऑफ 148,500। बैलेंस चेक कर लो, 42,350 पहले से बैलेंस था, प्लस डिपॉजिट आ गया 126,500 का, माइनस विड्रॉल हो गया 148,500 का। Your balance on that date was 20,350। कैसे भी करके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट आपकी चॉइस पे जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे बनाइए। 20,350 ये बैंक बैलेंस हो गया यहाँ पे, और ये इसी के साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट करके प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट क्या, सॉरी, कैपिटल निकालिए। वन 61,700 करेक्ट। टोटल आ रहा है 164,850 और यहां की कैपिटल आएगी 180,400। परफेक्ट। बताइए, कोई डाउट है? क्लियर है? बिल्कुल परफेक्टली ओके। तो ये हो गया कैपिटल का कैलकुलेशन। नाउ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एक आपका बनेगा 1 जनवरी 17 से 31 मार्च 17 एंड 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल यहां हमारी कैपिटल आया है 161,700 और इधर का क्लोजिंग कैपिटल 180,400। परफेक्ट। दोनों का क्लोजिंग कैपिटल ले लिया हमने। एड ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग्स का डिटेल चेक करते हैं। ड्राइंग्स क्या बोला है इसने? ड्राइंग्स क्या बोला है? सर इसने विड्रॉल करना स्टार्ट किया था 385 पर मंथ 1 फैब से। तो फैब एंड मार्च 2 महीने का ड्राइंग हुआ है अभी इस पीरियड में। करेक्ट। यहां पे जो ड्राइंग आएगा दैट इज 385 मल्टीप्लाई बाय 2 770 और यहां पे जो ड्राइंग आएगा 385 इंटू 12 पूरे 12 महीने का 4620। परफेक्ट। क्लियर है? ड्राइंग ऐड कर दीजिए। लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भैया जब
स्टार्ट किया था बिजनेस तो उसने जो पैसा लगाया था वही उसका ओपनिंग कैपिटल था 1,65,000 और इधर ओपनिंग कैपिटल ये वाला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस आ रहा है तो 2530 का लॉस और इधर आ रहा है 23320 का प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या ख्याल है? बढ़िया है। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन है ये हमारा। देयर आर नंबर ऑफ वेराइटी इन दिस चैप्टर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, कहीं भी छोटा मोटा इंफॉर्मेशन उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें यहाँ पे समझना रहेगा। सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री हेमंत for 16, 17 and 17, 18 feels that Hemant had not disclosed the full income. तो अप्रैल 16 और अप्रैल 18 दो बैलेंसेस दिए हुए हैं 2 साल का। अप्रैल 16 ओपनिंग हो गया और मार्च 18 क्लोजिंग हो गया, तो 2 ईयर का कंसोलिडेट हो गया। जैसे हमने ऊपर किया 5 साल का, ये 2 साल का कंसोलिडेट हो गया। सारा डिटेल है। During the 2-year domestic expenditure per month, ड्राइंग्स है। The declared income of the financial year is this and this. 2 साल का इनकम दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया, हमने 5 साल का क्वेश्चन किया डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, यहाँ पे सिर्फ 2 साल का क्वेश्चन है लिमिटेड। 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट निकाल के बता दो। डिवाइड नहीं करना है टोटल प्रॉफिट, क्योंकि डिवाइड करने का मेरे पास कोई भी रेशो नहीं दिया हुआ है। तो मैं टोटल 2 साल का प्रॉफिट या इनकम कितना हुआ और कितना डिस्क्लोज किया, डिफरेंस बता देंगे कि ज्यादा इनकम थी या कम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दे देता हूं, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है 1,20,000। प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा 1,20,000। 11 I will say nothing about this question because true copy है क्वेश्चन नंबर 8 की। टोटल ट्रू कॉपी है क्वेश्चन नंबर 8 की, जहां 5 इयर्स के आपके पास इंफॉर्मेशन है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 इयर्स की इंफॉर्मेशन है ईयर एंडेड, और वही सारी डिटेल जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखी थी। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। और यहां पे अंडर स्टेटेड इनकम बता देता हूं 68,935 68,935 इट इज द डिफरेंस ऑफ इनकम। क्योंकि यहां भी आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बस 6 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या आपने बताया और क्या आपका इनकम निकल के आया, ये आपको चेक करना है। एंड सच क्वेश्चंस आप लोग अर्पित आप लोग स्किप कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू डू दिस। 10th एंड 11th छोड़ सकते हैं आप लोग, आप लोगों को करना जरूरी है। इज इट क्लियर? ओके, तो 12th, 13, 14, 15 ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो 15 तक हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह से वापस देखिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में 16 ऑनवर्ड्स। गॉट इट? क्लियर? तो कल आपके पास एक दिन है पूरा प्रैक्टिस करने का, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिएगा और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स बात करेंगे। 16 में एक बार आई वांट टू सी समथिंग न्यू और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके बाय, सी यू, थैंक यू।